ऐसी सन्नाटे वाली जिसे राजनीतिक मौत कहते हैं वो हुई है जगदीप धनखड़ की। आरएसएस चाहती है कि शशि थरूर को देश का उपराष्ट्रपति बनाया जाए ताकि आरएसएस केरल में पाँव जमा सके। अब ये 75वां साल जो बड़ा खतरनाक साल होता है। पहले कहते हैं ना 16वां साल लड़कियों के, लड़कों के बिगड़ने का साल होता है। अब आप लिख लीजिए 75वां साल बुड्ढों के लिए बड़ा दुर्दिन वाला होता है। मोदी जी भी 75वें साल से चल रहे हैं। ना कोई विदाई समारोह हुआ, ना कोई रिमेम्बरेंस हुई, ना उनको इज्जत के साथ बाहर तक छोड़ा गया, ना उनके घर कोई गया। उपराष्ट्रपति थे देश के, दोनों सदनों के द्वारा चुने गए। जगदीप धनखड़ की राजनीतिक पारी सामाजिक जीवन का अंत हो चुका है और वो अनंत काल तक चुप रहने के लिए अभिशप्त हैं। जैसे अडवाणी जी नहीं बोलते, मुरली मनोहर जोशी नहीं बोलता, और जो गए हुए ना आप समझो 75 साल वाले क्लब में, वो भी नहीं बोलते, तो आप जगदीप धनखड़ भी नहीं बोलेंगे, ध्यान रखिए। नमस्कार, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंदू वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं रोजाना की तरह एडवोकेट अमर कुमार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, कल मानसून सत्र का पहला दिन था। हमारे राज्यसभा के स्पीकर और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हमें वहां दिखाई दिए बोलते हुए, लेकिन शाम को अचानक खबर आती है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब एक भूचाल सा आ गया, हर किसी के मन में ये सवाल है कि ऐसा कैसे, ऐसा क्यों। उन्होंने अपनी हेल्थ का हवाला दिया, क्या दिया, या इसके पीछे राजनीतिक कुछ कारण है, वो आप बताएं। जैसे मुझे खबर पता चली कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है, उस समय मैं गालिब की एक गजल सुन रहा था और वो गजल थी, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले, निकलना खुल्क से आदम का, सुनते आए थे लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, और मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिसका दिल पे दम निकले। तो आप समझिए कि ऐसी सन्नाटे वाली जिसे राजनीतिक मौत कहते हैं वो हुई है जगदीप धनखड़ की। बहुत बोलते थे और हमेशा बोलते थे। हमेशा वो औरों को भी चुप करा देते थे लेकिन खुद बोलते थे। कल भी खूब दहाड़े, और अचानक क्या हुआ? आप देखिए कि इस्तीफे के बाद, इस्तीफे से पहले एक शब्द नहीं बोले। प्रेस के सामने भी नहीं आए। सिर्फ एक इस्तीफा आया और इस्तीफे को लेकर पूरे देश में एक, समझिए, अफरा-तफरी मची हुई है, जलजला आया हुआ है कि आखिर हुआ क्या? अरे भाई 75 साल के तुम हो गए हो, कम से कम ये तो बताओ किस दुःख, किस दर्द, किस पीड़ा, तुम कोई आईसीयू में नहीं हो। ये नहीं है कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे वो बोल नहीं सकते। लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे भी जब मरीज होता है तो आँखों के इशारों से बताता है कि वो क्या महसूस कर रहा है, क्या कर रहा है। वाइस प्रेज़िडेंट ऑफ इंडिया, दूसरा सबसे ताकतवर आदमी हिंदुस्तान की लोकतंत्र में, चुपचाप एक लाइन का उसने बात देखी कि मेरा स्वास्थ्य कारण खराब है। स्वास्थ्य कौन-सा खराब है? शेर की तरह आप कल आए, संसद में बैठे, हर काम किया और फिर अचानक से इस्तीफा। ये बात जो है हज़म नहीं होती। तो मुझे अशोक लवासा की बात याद आती है। अशोक लवासा अगर अपने पद से इस्तीफा नहीं देते, तो आप समझिए वो हिंदुस्तान के मुख्य चुनाव आयुक्त होते। लेकिन होते तो जब होते, उन्होंने एक बड़ी गलती की थी। अशोक लवासा की एक गलती थी कि उन्होंने मोदी जी के ऊपर, उनकी एक हरकत के ऊपर चुनाव के दौरान नोटिस इश्यू किया था और मोदी जी ने कहा, अच्छा हमारी बिल्ली हम ही में हो। उन्होंने उसके घर पे बुलडॉग भेज दिए, ईडी के, इनकम टैक्स के, कहा कि तेरे बेटे को उठाकर जो है बंद कर देंगे, सारी संपत्ति तेरी जब्त कर लेंगे, तेरे को कहीं का नहीं रखेंगे, मुँह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे, मुँह काला करके भेजेंगे।
और डर के मारे अशोक लवासा ने, जो कि होने वाला मुख्य चुनाव आयुक्त था देश का, उसने कहा मैं इस्तीफ़ा देता हूँ और तुरंत दुम दबा के भाग गए। आजकल वो फिर नमूदार हो रहे हैं कुछ टीवी चैनलों पर, बिहार के जो मतदाताओं की सूची का जो पुनर्निरीक्षण हो रहा है, उस पे वो अपने वक्तव्य दे रहे हैं। लेकिन इस बात का जवाब नहीं देते भाई क्या बात हुई थी, मैंने इस्तीफ़ा क्यों दिया? आप समझ लीजिए जगदीप धनखड़ भी इस बात का जवाब नहीं दे सकते और कांग्रेस में तो एक लंबी लिस्ट है। बहुत सारे कांग्रेसी जो है भागकर भाजपा में गए और बाद में दुम दबाकर वहाँ पर चुपचाप बैठे हुए। एक गौरव वल्लभ थे, याद करो, बहुत बोलते थे, फिर भाजपा में जाकर वहाँ के कूड़ेदान में शामिल हो गए। एक स्मृति ईरानी थी, वो भी संसद में बहुत गरजती थी, बेचारी पुनर्मूश को भव की तरह फिर कहाँ चली गई, सास भी बहू सीरियल में, फिर वही एक्टिंग करेगी, फिर वही पुराने दिन याद करेगी। तो आप समझिए मोदी जी का जो गेस्टेपो है, गेस्टेपो क्या थी? गेस्टेपो हिटलर के टाइम एक सीक्रेट खुफिया पुलिस थी। वो लोगों को इस तरह से तड़पा-तड़पा कर मारती थी कि लोग चूँ, ची भी नहीं बोल पाते थे और गेस्टेपो का एक पूरा आतंक था। केजीबी का भी यही आतंक था और आज समझिए हिंदुस्तान में आज के समय में ईडी, सीबीआई और ना जाने कौन-कौन सी संस्थाएँ हैं, जिनका एक पूरा का पूरा एक चाल चरित्र चेहरा है, जो लोगों को जब चाहे दबोच लेता है और आदमी कुछ नहीं बोलता। मुझे एक दुष्यंत का शेर याद आता है, मौत ने तो धर दबोचा एक चीते की तरह, ज़िंदगी ने जब छुआ फासला रखकर छुआ। वही हाल हिंदुस्तान में है, कब किसकी मौत आ जाए, पद पर बैठे-बैठे। यानी उपराष्ट्रपति पद का व्यक्ति भी इस्तीफा देने के बाद 2 लफ्ज़ किसी से आँख मिलाकर कहने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर हुआ क्या? आप समझे? क्योंकि ये मोदी सरकार में जो सत्ता संघर्ष चल रहा है, ये उसकी एक वानगी है। बहुत सारे लोग बीच-बीच में कह रहे थे मोहन भागवत के घर छापा पड़ेगा, कुछ कह रहे थे उनको स्वास्थ्य में कुछ अनहोनी ना हो जाए, कुछ लोग राजनाथ सिंह के बारे में कह रहे थे, कुछ लोग दूसरे और नेताओं के बारे में कहते हैं। मोदी जी के पास एक बहुत बड़ा सूआ है और वो सूआ ऐसा है जिसको भी वो छू लेता है, वो छू मंतर से गायब हो जाता है। अब जो जगदीप धनखड़ हैं, उनका अगर पूरा इतिहास देखेंगे आप, तो जाट समुदाय से आते हैं, झुंझुनू के हैं, सुप्रीम कोर्ट में वो सीनियर एडवोकेट थे, फिर वो धीरे-धीरे घूमते-फिरते भाजपा के पाले में चले गए और 2 जाट गए थे, एक सतपाल मलिक और एक हमारे जगदीप धनखड़। सतपाल मलिक तो शेर की तरह वापस आ गए, लेकिन उनका हश्र मोदी सरकार ने क्या किया, आज वो एक अस्पताल में आईसीयू बेड पर लेटे हुए हैं। उनके खिलाफ सीबीआई का मुकदमा दर्ज हो गया। उनको उन्होंने ही शिकायत की, उन्होंने बताया कि मुझे 2 बार राम माधव ने रिश्वत देने के लिए 2 फाइलें क्लियर करने के लिए कहा। वो ही शिकायत करता है और उन्हीं के खिलाफ जो है सीबीआई की इंक्वायरी शुरू हो गई। मुझे लालू प्रसाद यादव के दिन याद आते हैं। लालू प्रसाद यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री के रहते हुए चारा घोटाले का मुद्दा अपनी सरकार में खुद उठाया और उन्होंने खुद कहा कि ऐसा-ऐसा घपला हमारे यहाँ हुआ है। फिर उसके लिए एक संसदीय वहाँ की जाँच समिति बनी। उस जाँच समिति में सारा रिकॉर्ड रखा गया। फिर उस रिकॉर्ड को जला दिया गया। अब कैसे जला मैं नहीं कहता और उस समय उसके एक जाँच अधिकारी थे, दिल्ली पुलिस के जो आयुक्त रहे अस्थाना जी। अस्थाना जी ने अपने साइन किए और हर डॉक्यूमेंट को जो फोटो स्टेट था उसे सर्टिफ़ाइड किया और उन्हीं डॉक्यूमेंट के बेस पर लालू यादव को चारा घोटाले में 3 बार सज़ा हुई और अस्थाना जी को उसका पुरस्कार मिला, पहले सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर बने। अगर उस समय सीबीआई और राफेल के समय का घपला नहीं हुआ होता, तो वो सीबीआई के डायरेक्टर बनते। लेकिन आखिर में वो दिल्ली पुलिस के आयुक्त बने।
आप एक बात समझिए कि व्हिसल ब्लोअर की भी हिंदुस्तान में बुरी हालत करने का मादा हमारी सरकार और हमारी एजेंसियाँ रखती हैं। अब जगदीप धनखड़ जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, तो वो प्रोएक्टिव राज्यपाल थे। ममता बनर्जी को काबू करने के लिए उन्हें दिल्ली से भेजा गया था। उन्होंने दिन-रात, सुबह-शाम कोई पल ऐसा नहीं छोड़ा कि ममता बनर्जी को कैसे परेशान करें। और मोदी जी दिल्ली से जाके क्या करते थे, दीदी, ओ दीदी, ओ दीदी। और उसका नतीजा क्या निकला? ममता बनर्जी भूखी शेरनी की तरह, घायल शेरनी की तरह हर पैतरे को झेलती रही और पिछला चुनाव जीती और वो धनखड़ जी की हार थी। लेकिन धनखड़ जी ने आरएसएस को खड़ा करने के लिए पूरी जी-जान लगा दी। सारी संवैधानिक मर्यादाओं का उन्होंने हनन किया, उसको नेस्तनाबूद किया और उसके बाद भी वो आरएसएस को वहाँ पर सरकार दिलाने के मंसूबे में कामयाब नहीं हुए। लेकिन मोदी जी को लगा ये आदमी बहुत बढ़िया है, हद से ज़्यादा। एक तो पढ़ा-लिखा है। आरएसएस के पास पढ़े-लिखे लोगों का बड़ा अभाव है, बहुत ज़्यादा अभाव। कानून के जानकार तो और भी कम हैं और हद से ज़्यादा गिरने की हद तक जाकर मोदी जी के मंसूबों को पूरा करने में उन्हें लगा कि ये आदमी काम आए। तो अक्सर एक मज़ाक दिल्ली में चलता है कि डॉक्टर ने भी पूछा भई जगदीप धनखड़ की रीढ़ की हड्डी है या नहीं है? अब 2 खबरें आ रही हैं। एक तो खबर आई है कि 9 मार्च 2025 को वो बीमार हुए और एम्स में भर्ती हुए, उनको स्टंट डला, उनकी कमर में जो रीढ़ की हड्डी है उसमें भी कुछ दिक्कत हुई, तो उससे एक बात तो सिद्ध हुई कि उनको रीढ़ की हड्डी है। और दूसरा ये कि 18 मई को जब उन्होंने जन्मदिन मनाया और उसके बाद उनको प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने और सबने बधाइयाँ दी कि आप जो है 100 साल पूरे करेंगे। लेकिन 75वाँ साल में प्रवेश करते ही उनके बुरे दिन शुरू हो गए। अब ये 75वाँ साल जो है बड़ा खतरनाक साल होता है। पहले कहते हैं ना 16वाँ साल लड़कियों के, लड़कों के बिगड़ने का साल होता है। अब आप लिख लीजिए 75वाँ साल बुड्ढों के लिए बड़ा दुर्दिन वाला होता है। मोदी जी भी 75वें साल से चल रहे हैं। मोहन भागवत भी 75वें साल में गुज़र रहे हैं। अब गुज़र रहे हैं। अब मोहन भागवत ने तो कह दिया है भई 75वें साल में उसको पूरा होने पर आदमी को दुनिया छोड़ देनी चाहिए, वानप्रस्थ आश्रम में, संन्यास आश्रम में चले जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है या नहीं होता है देखना पड़ेगा। तो ऐसी हालत में हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि आखिर 75वें साल में मोदी जी का भी 75वाँ साल सितंबर में पूरा हो रहा है 19 को और 6 दिन पहले मोहन भागवत का भी पूरा हो रहा है। तो मोदी जी ने कहा कि भई 75वें साल का जो एक बलि है, वो पहले ले ली जाए और वो उन्होंने जगदीप धनखड़ की ली। अब जगदीप धनखड़ ने इस्तीफ़ा दिया है या दिलाया गया है या उनके जो साइन हैं वो पहले करा के रख लिए गए थे, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये खोज का विषय है। इस बारे में प्रकाश 2 ही लोग डाल सकते हैं। एक तो खुद जगदीप धनखड़ और दूसरा वो आदमी जिसने उनका वो प्रिंट निकाला है। प्रिंट की लैंग्वेज पढ़ेंगे, बड़ी बढ़िया सधी हुई है, बढ़िया तरीके से तैयार की गई है और ज़रूर वो लैंग्वेज जो है किसी सक्षम अधिकारी ने की है। सबको बड़ा गुणगान किया है, आपको भी धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। और दूसरी बात ये है कि जिस तेज़ी से उसको राष्ट्रपति भवन भेजा गया और राष्ट्रपति ने आज उसे स्वीकार कर लिया और जिसे कहते हैं अनसेरेमोनियसली बिना किसी सम्मान के चुपचाप ऐसे उनको फिसला दिया गया, जैसे आप समझिए कि फ्लश कर देते हैं ना, एक लाइन में पढ़ा गया राज्यसभा में, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक नोटिफ़िकेशन आया है और उपराष्ट्रपति का इस्तीफ़ा स्वीकार कर लिया।
ना कोई विदाई समारोह हुआ, ना कोई रिमेम्बरेंस हुई, ना उनको इज़्ज़त के साथ बाहर तक छोड़ा गया, ना उनके घर कोई गया। उपराष्ट्रपति थे देश के, दोनों सदनों के द्वारा चुने गए। राष्ट्रपति के साथ एक व्यवस्था होती है कि उसे देश के सारे विधायक, सारे विधायक विधान परिषद के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं और उपराष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा के सारे सदस्य मिलकर चुनते हैं। 5 साल के लिए उसका चुनाव होता है। लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, किसी ने पूछा नहीं, भई तेरे को हुआ क्या? इस्तीफ़ा देने की वजह क्या थी? दोनों तरफ से सन्नाटा था। अच्छा, जाना है तो जाओ, मनाएँगे नहीं। गाना है ना, पुराने हिंदी फ़िल्मों के गाने हैं, सबको याद होगा। तो उनको कहा जाना है तो भाड़ में जाओ, हम तुम्हें पूछेंगे भी नहीं। हमारे राज में आदमी के जाने के बाद उसकी पूछ नहीं होती, क्योंकि मोदी जी ने इसे अपना आघात समझा। अब शुक्र, सुबह तो मोदी जी कह रहे थे कि विजय दिवस मनाएँगे, विजय उल्लास मनानी है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में जो जीत हासिल की है, उसका उत्सव मनना है। अब उत्सव में पहली तो जो कहिए कि एक तरह से जो विघ्न पड़ा, वो ये पड़ा कि जगदीप धनखड़ ने कहा, हाँ, हम ऑपरेशन सिंदूर पर बहस करवाएँगे। मोदी जी के रहते हुए ऑपरेशन सिंदूर पे बहस कराओगे? मोदी जी को सहन नहीं। और दूसरा, ये उत्सव के टाइम में ये कौन-सा अपशकुन जो है उन्होंने कर दिया। मोदी जी को तो कल विदेश यात्रा उड़ना था। आप समझ रहे हो मोदी जी रुकेंगे? बिल्कुल नहीं रुकेंगे। ये तो छोटी-मोटी घटनाएँ होती रहती हैं। गुजरात के दंगों में जिसमें 3,500 लोग मारे गए, मोदी ने क्या कहा था? आपकी गाड़ी के नीचे अगर कुत्ता भी आ जाए तो दुःख होता है। मोदी जी को इतना दुःख तो जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद इतना भी नहीं हुआ। घर का कुत्ता भी मर जाता है तो आदमी एक शोक मनाता है। उसके बारे में 2 शब्द तो कहता है। मोदी जी ने ट्विटर लिया, एक्स पे लिख दिया, आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, जा अपनी बाहर। तो आप देखिए सत्ता का चरित्र जो है इस समय दुर्दांत सबके सामने है। अब एक संकट ज़रूर है। संकट ये है कि राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना पड़े। पूरे 1 महीने की प्रक्रिया होती है। पहले नोटिफ़िकेशन आएगा, फिर 1 महीना उसमें लगेगा, फिर नया राष्ट्रपति जो है चुना जाएगा। और नए राष्ट्रपति के चुनने के पहले हमारी जो राज्यसभा है, वो उपराष्ट्रपति पद के विहीन रहेगी, खाली रहेगी। और बहुत सारे रणबांकुरे हैं जो लगातार लगे हुए हैं कि मैं भी बनूँ, मैं भी बनूँ, मैं भी बनूँ। कुछ लोग कहते हैं हरिवंश को बना दिया जाएगा जो कि इस समय उपसभापति हैं। उपसभापति हैं, जेडीयू के हैं, बिहार से आते हैं। लोग उनको उस समय से याद करते हैं जब वो आउटलुक मैगज़ीन में नौकरी करते थे। फिर वो नीतीश जी के करीब चले गए और वो वही व्यक्ति हैं जिसकी अध्यक्षता में तीनों किसान बिल, कलंकित किसान बिल, सारी प्रक्रिया को धता में बताते हुए पास करवाए गए थे सदन में। 700 से ज़्यादा किसान उन किसान बिलों की वजह से मरे थे और हरिवंश जी जब विपक्ष के लोग संसद भवन के बाहर सारी रात धरना दे रहे थे, तो सुबह चाय की केतली लेकर चले गए। वो मोदी सेकंड का रिप्ले कर रहे थे। मोदी जी चाय बेचते थे तो मैं भी चाय बेचूँगा। तो चाय वाले की चाय वाले से दोस्ती हो जाएगी और चाय वाले की निगाह में मैं बढ़ जाऊँगा और मैं फिर कुछ आगे पा जाऊँगा। अब ये मौका है। बहुत सारे शेर हैं। एक शशि थरूर का नाम भी चल रहा है। शशि थरूर को भी देश का उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। अब शशि थरूर के साथ दिक्कत क्या है कि वो कांग्रेस के सांसद हैं त्रिवेंद्रम से, तिरुवनंतपुरम से। अब वो जब तक या तो इस्तीफ़ा देंगे तो फिर वही दिक्कत होगी कि वो बनते या नहीं बनते हैं। लेकिन आरएसएस चाहती है
कि शशि थरूर को देश का उपराष्ट्रपति बनाया जाए, ताकि आरएसएस केरल में पाँव जमा सके और शशि थरूर के रूप में उसको एक ऐसा आदमी मिले, जिसके सहारे वो अपनी नैया पार कर सके। अब होता क्या है ये तो देखना है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब तक जगदीप धनखड़ अपनी जुबान नहीं खोलेंगे, ये कहानियाँ हवा में तैरती रहेंगी। हम और आप उसके बारे में कयास लगाते रहेंगे और एक दिन जगदीप धनखड़ को बोलना ही पड़ेगा और मैं मानता हूँ कि तब सारा ये जो सच है, ये रहस्य है, ये बाहर आएगा और तब तक जगदीप धनखड़ को लोग चैन से नहीं रहने देंगे। मैं ही नहीं, सरकार भी नहीं रहने देगी, क्योंकि मोदी है, ये घर में घुसकर मारता है, बाहर नहीं मारता, घर में घुसकर मारता है और जगदीप धनखड़ को ये बात अच्छी तरह पता है। लेकिन सर कुछ लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है, जहाँ पोस्ट डाली जाती है वहाँ पे नीचे कमेंट लिख रहे हैं कि हो सकता है उन्हें भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष बना दिया जाए। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। जब स्वास्थ्य कारणों से जब उपराष्ट्रपति होता है, उसे सारी सुविधाएँ मिलती हैं। उसका एक स्टेटस होता है, उसका आप समझिए प्रोटोकॉल होता है। भाजपा के अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं होती, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, तो उनको कौन-सी स्वास्थ्य में सुविधा मिल जाएगी? आप ये मत समझिए, ये जो सोच है गलत है। जगदीप धनखड़ की राजनीतिक पारी, सामाजिक जीवन का अंत हो चुका है और वो अनंत काल तक चुप रहने के लिए अभिशप्त हैं। जैसे अडवाणी जी नहीं बोलते, मुरली मनोहर जोशी नहीं बोलता और जो गए हुए हैं ना, आप समझो 75 साल वाले क्लब में, वो भी नहीं बोलते, तो आप जगदीप धनखड़ भी नहीं बोलेंगे, ध्यान रखिए। बहुत शुक्रिया सर इस अपडेट्स के लिए। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल थे, तो आप लोगों को जवाब ज़रूर मिले हैं होंगे, मुझे उम्मीद है। और नहीं मिले तो आप अपने क्वेश्चन नीचे की डालिएगा, फिर उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे सर के साथ। कल फिर मुलाकात होगी सर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शुक्रिया सर। नमस्कार।